हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल से सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब बात कर रहे हैं हम एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो ये क्या है? गैस का एक इनवेलप है, ठीक है। किसी भी प्लेनेट या हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों तरफ जो गैस का इनवेलप है उसी को आप क्या बोल रहे हो? एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो जब हम बात ही कर रहे हैं गैस की, तो यहाँ पे हम है ना गैसियस इनवेलप की, तो डेफिनेटली यहाँ पे गैस ही होगा ऑप्शन में। अब देखेंगे कौन कौन सी गैस की। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भाई दोनों गैस अवेलेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ओके, ये ध्यान रखना आप, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, दोनों गैस अवेलेबल है, और तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना कब फॉर्म होता है? अगर ड्यूरिंग कंबशन ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है ना फ्यूल को, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड ही फॉर्म होता है। और अगर कंबशन हो रहा और पर्याप्त मात्रा में आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, देन वैसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कौन सबसे जहरीला है या पॉइजनस है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये इतना खतरनाक गैस है कि अगर ये एक्सेस अमाउंट में आपको मिल जाता है तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसीलिए किचन वगैरह है ना, ज्यादा वहां से ऑक्सीजन मिले है ना, इसलिए खुला होना चाहिए वहां पे, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। Which of the following statement are usually correct for carbon compounds? ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पता होगी ना, कि वो उन्हीं ऑप्शन को ढूंढेगा और टिक करेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो भाई लो होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। हम बात कर ले अगर दूसरी प्रॉपर्टी की, तो मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि फोर्स of attraction between molecules are so weak, ठीक है। एक चीज मुझे पहले लिख लेना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और भी बता दूं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, ये लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है, इन वेरी लेस, ठीक है। या इनसोल्यूबल भी अगर लिखा हो तो आप उसे टिक कर सकते हो। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बाबू, कि कोई भी चीज परफेक्ट तो होगी नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, तो बहुत हद तक मैच कर जाते हैं, आप टिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनसोल्यूबल की बात कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है चीजों को, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको? यह मिल जाता है कि आर सेकंड देखो, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब भी हिंट देना ये चाह रहा है कि नहीं पुअर कंडक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल करता ही नहीं। आ रही बात समझ में ना? तो अगर नॉन कंडक्टर भी लिखा हो तो भी आप यही ऑप्शन, वो ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान रखना। तो सेकंड ऑप्शन सही है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड है हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, नहीं ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। फोर्थ है डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। तो सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों ऑप्शन सही है। अब देख लेना जो गिवन ऑप्शन है इसमें सेकंड और फोर्थ कहाँ पे दिया गया है, तो वो ऑप्शन ए डी रहा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन की औकात नहीं एक से ज्यादा बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर हाइड्रोजन दिया गया हो ना, तो ये कंफर्म कर लेना कि हाइड्रोजन भाई एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। नाइट्रोजन बना सकता है ना, मतलब एक से ज्यादा कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन गैस हो तो ये 3 बॉन्ड बनाना, ठीक। और भी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन उसको मैं कंसीडर यहाँ पे नहीं करूंगा फिलहाल, तो ये समझना है। जबकि हाइड्रोजन जो है ना सिंगल से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओनली
सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, देखना है तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5, ये पांचों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से। ओके, इसको आप बोलते हो लोन पेयर और इसको बोलते हो बॉन्ड या बॉन्डिंग पेयर बोल सकते हो पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म। अब देखो आप कार्बन एटम्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड क्या बात बोल सकते हैं, एक तो आपका ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये कार्बन के ही एलोट्रोप हैं। अब सुनो, बकमिंस्टर फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसका जो शेप होता है ना वो फुटबॉल शेप में होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिखेगा ना वो पेंटागन एंड हेक्सागन दोनों दिखाई देंगे, है ना। एक पैटर्न एक उसमें पार्ट में लेके आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसे। तो ये तो आपका पेंटागन, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कॉर्नर पे ये सारे कार्बन है। ठीक है, तो ये पेंटागन। अब ऐसे ही यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये आपका ऐसे, यहाँ पे देखो कॉर्नर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन, ये आपका पेंटागन। ठीक है, चलो खैर ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, बट थोड़ा बहुत आइडिया आप एक्स्ट्रा ले सको तो क्या बुरा है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are correct structural isomers of butane? अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बताना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलोगे। अब देखो ब्यूटेन की बात हो रही है, ठीक है, मैं आपको सिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। ब्यूटेन दे दिया गया तो 4 कार्बन होते हैं। एक बात याद रख लो बेटा, मिथ इथ ब्यूट प्रो प्रो के बाद ब्यूट आएगा ना, ब्यूट पेंट। ठीक है, हेक्स, चलो आगे नहीं जाना, कितने में हो जाएगा आपका तो ना। तो मिथ है मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 बॉन्ड। ठीक है, हेक्स 6। तो यहाँ पे ब्यूट यानी यहाँ पे 4 कार्बन की बात हो रही है। ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन है, एन है, एल्केन है ये। तो एक बात और याद रख लो, है ना, एल्केन तो है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एल्कीन हो तो फिर CnH2n। ठीक है, और अगर अल्काइन हो तो CnH2n-2। ठीक है, आप यहाँ देखो ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे देखो ये, उसके बाद E आ रहा है ना, उसके बाद Y आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ पे आपको दो है ना, N जो 2 जो है वो माइनस करते चलना है। ठीक है, देखो CnH2n में से आपने 2 हटा दिया तो एल्किन बन गया, और 2 माइनस कर दिया और आपने तो वो अल्काइन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस जनरल फॉर्मूला से आप मैच करके आप देख लेना कि वो किस ग्रुप का है ना, एल्केन है या एल्कीन है या फिर अल्काइन है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप नंबरिंग को कैसे याद रखें। ठीक है, नंबर कैसे याद रखें कि किसमें कितने कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर आप याद कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से आप ये डिसाइड कर लें, ठीक है, कि वो उसमें डबल बॉन्ड है भी या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है भी या नहीं है। ओके, चलो, तो यहाँ हमें देखना है ब्यूटेन का क्या देखना था। तो अब ब्यूटेन को, इस 4 कार्बन को हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप कुछ भी और दिमाग में चले तो आप बता सकते हो। तो देखो इसके अलावा ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, अब आपने इस तरीके से अरेंज कर देना है। आगे आप हाइड्रोजन आप लगा दो, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी आपको। तो जहां पे जितने हाइड्रोजन की नीड होगी वहां हाइड्रोजन आप पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से इसके दो आइसोमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन सब जगह लगा देना है। ठीक है, तो अब देख लो कौन कौन से इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसमें से एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा आपका ये है। ओके, यहाँ पे देखो ना तो 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे उतने, क्योंकि ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो C4 देख लो H10 हो जाएगा। क्या इसके पास 10 हाइड्रोजन है? नहीं, 3 हाइड्रोजन, 3 6 और 2 8 ही हाइड्रोजन है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लो ये भी नहीं है। ठीक है, 2 4 6 8 क्लियर, ये ध्यान रखना। हाँ, इनको दूसरे नाम बोल सकते हो, जैसे कि ये अब दिख रहा है ना, ये पूरा साइकिल है, तो ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, इसका नेमिंग थोड़ा अलग हो जाएगा थर्ड। ठीक है, वो आपको नहीं जानना, नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। CH3 CH2OH, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। तो कार्बन ना, तो इथ, और अल्कोहल के लिए ओ लगाते हैं, तो इथेन इथेन। समझो मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए मैंने इथ लिखा। ठीक है, फिर हमने देखा भाई यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने एन लगाया, क्योंकि एल्केन है ना तो एन लगाया। ये ई इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ओ बाद में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे ई को हटाना पड़ा। और अल्कोहल के लिए ओ, तो इथेनॉल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कालाइन के MnO4 और हीट अगर सप्लाई करते हो तो ये फॉर्म हो जाता है, ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका 2 कार्बन, तो इथेन तो है। ठीक है, और ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इथेनोइक एसिड है ये। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड फॉर्म हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन एक बढ़ा है। ढंग से देखो आप, तो इस केस में बोल सकते हो कि अल्कालाइन के MnO4, ठीक है, एक क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इवन अगर आप NCERT बुक में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा एसिडिफाइड K2Cr2 K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये भी आपका क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं भाई? रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलोगे? रिड्यूसिंग, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजनेशन, ठीक है, या एडिशन, जिसमें क्या होता था, हाल के दिखा रहा हूँ, ये C11, ठीक है, और H2, मैं हाथ लगा लेता हूँ, ठीक है, ये कोई भी एल्केन अल्काइल कुछ भी ग्रुप हो सकता है, तो H2। अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम, ठीक है, ये रिएक्ट करके यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये जो दिख रहा है आपको टूटता है, और इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन लगता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जो आपको निकेल या प्लेटिनम दिख रहे हैं, इनको आप कैटलिस्ट बोलते हो। क्लियर। यहाँ से हमने देख लिया कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब डिहाइड्रेशन एजेंट क्या है? डिहाइड्रेशन बोले तो जो वाटर को रिमूव करे, जो वाटर को रिमूव करवा सके, उसको आप क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसका भी केमिकल रिएक्शन जो है आपको NCERT में दिख जाएगा। वो रिएक्शन में लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि अगर अल्कोहल है ना CH3 CH2OH, ठीक है, तो अगर मैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूँ, तो यहाँ से होगा क्या, H2 वो बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, और फाइनली ये इथेन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर देना ही। मैं अगर देखो, अगर मैं हाइड्रोजन जहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा ना, वहां पे आप समझ लो हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, ये कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या है जी, क्वेश्चन है आपका, oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of, अभी मैंने बताया आपको, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें एल्कीन एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एल्कीन में। ठीक है, और ये रिएक्शन किसमें हो रही थी भाई, निकेल या प्लेटिनम, ठीक है, या पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये एल्केन बनता था, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर है? ओके, एग्जांपल मैंने अभी आपको लिख के दिखाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है आपका, इन विच, चाहो तो एग्जांपल, सॉरी इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आपको डायरेक्ट हिट करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाबू कब होता है आपको पता है, जब आपने देखा होगा कि एल्केन का रिएक्शन जैसे कि क्लोरीन जैसे हैलोजन के साथ अगर हो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता था, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता था। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CH4 और Cl2, ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो CH3Cl। इवन ये रिएक्शन रुकता नहीं था, ये रिएक्शन चलता ही जाएगा, चेन रिएक्शन, और ये फाइनली कब जाके रुकेगा, जब CCl4 बन जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे CH3Cl इससे पहले रहा होगा, सॉरी CCCl3, फर्दर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये गैस बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। देखो बाबू, OH की बात हो रही है, अल्कोहल है, मतलब ओल, लास्ट में आपको ओल दिखने को मिलेगा। तो देखो आप, ब्यूटेनॉल, तो ये हो गया आपका OH फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड। क्लियर? अब ब्यूटेनॉल अगर हो तो कैसा देखने को मिलेगा, तो ब्यूटेनॉल में देखो ONE1, तो ये कीटोन के लिए होता है। तो स्ट्रक्चर में लिख के दिखाई देता हूँ ये कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया C, हो गया ब्यूटेनिक एसिड, तो ब्यूटेनिक एसिड के लिए हो जाएगा आपका C। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब आपको हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड जरूर करके दिखा देना है। ब्यूटेनॉल की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड क्या करता है, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल के लिए ये पता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज, देखो, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका सॉफ्ट यानी नीसल का स्ट्रक्चर। इसमें देखो, ये आपका एक आयनिक पार्ट है, ठीक है, और ये कार्बन का टेल है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये वाला जो है, ये पूरा कार्बन का चेन है, ठीक है। तो आयनिक पार्ट क्या बोलते हैं आप, आयनिक पार्ट होते हो आपका हेड, और ये इसको आप बोलते होते हैं, हरी बात समझ में। तो ये बाहर है, ठीक है, यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, फिलिक मतलब लव, ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक, और इसको आप बोलते हो, ये जो कार्बन का एंड है, इस चेन का जो एंड है, इसको आप बोल रहे हो इस टेल को हाइड्रोफोबिक, ठीक, यानी ये पानी से बचना चाहता है जबकि ये वाटर में घुलना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई ज्यादा सीखने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, तो 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखा देने हैं, ठीक है, समझो, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। अब सोचो कि एक नाइट्रोजन को अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3,
और 3 इलेक्ट्रॉन की नीड कैसे पूरी होगी जब वो 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट आपको चेंज करनी होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यार ये आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तो इसका भी पूरा, और इस वाले कार्बन का नाइट्रोजन का भी ऑप्शन पूरा। ओके, तो अब ये स्ट्रक्चर आप देख लेना कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यानी ये 11th नंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल इज। अब देखो मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बता दिया है। इथाइल यानी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, और इथ है तो 2 कार्बन, इथ है तो 2 कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। अब एक वैलेंसी फ्री है तो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर लो। अब देख लो ये स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, यानी ए ही है, सही होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वही बता दिया मैंने, अनसैचुरेटेड जहां पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसमें देखने को मिले। और ये डबल ट्रिपल कैसे डिसाइड करोगे भाई, अगर एल्केन है, अगर एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, इन आ रहा है डबल बॉन्ड, वाइन आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोपेन तो नहीं होगा ना, प्रोपीन हो गया, सॉरी प्रोपीन प्रोपाइन, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे देखो एन लग रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। जबकि सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये आपके सैचुरेटेड है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वही मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, ध्यान रखना। तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 14 है, इन द सॉफ्ट मिशन। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा उसी क्वेश्चन को देखें जहाँ पे हमने मिसल का स्ट्रक्चर लिया था, आप उसको देख करके यहाँ से जवाब दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज। यहाँ पे पता करना है आपको कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो भाई सिंपली बना लो, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो अब एक आइडिया तो आपको मिल गया यार, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, यानी साइड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गए, और बीच में आपके 3 कार्बन है, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 6, ठीक है। तो ये 6 और 6 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ब्यूटेन है ना, पेंटेन है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे, तो ये 6 और 6 12 12 और 5 17 है ना, नहीं सॉरी 16 हो गए ना, 1 2 3 एंड 4, और ये हो जाएंगे आपके 12, तो 16 कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये काउंटिंग कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, जिस तरीके से, और ये सभी क्वाड्रेंट पे एक हाइड्रोजन लगे हुए और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, देख लो। तो ये रहा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट, ठीक है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इथेनॉल यानी 2 कार्बन तो है, ठीक है, और अल्कोहल है भाई, अल्कोहल ऐसा, ठीक है। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये आपका इथेनॉल। अब इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो H आपको दिख रहा है ना, इस H को ही रिमूव कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप लगा देना, क्लियर। और साथ में H+, बट ये H+ ना ये स्टेबल नहीं होगा, तो
आपको ये बता दूं मैं कि ऐसा नहीं होता कि एक सोडियम का एटम लिया और एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया और ये आपस में रिएक्शन किया। भाई ये सॉल्यूशन के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे सोडियम के एटम जा रहे हैं, तो रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि जो H+ है, ये जो दूसरा H+ सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा उसके साथ ही कंबाइन होकर के ये H2 बना देगा, ठीक है, ये H2 बना देता है भाई, ये ध्यान रखना। और रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, तो फाइनली 2H है ना, H2 फॉर्म हो रहा है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल और सोडियम को बैलेंस कर लेना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ से तय कर लिया आपने फाइनल प्रोडक्ट सोडियम इथॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोक्सी गैस, ठीक है। सोडियम इथेनॉल ये यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, ये ध्यान रखना, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक्चुअल में एस्टर है, इथेनॉल एस्टर होते हैं, और ये सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। देखो ऑक्सीजन एन, यानी देखो एक बात मैं बता, अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो उसके साथ अगर वो जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। तो 2 कार्बन इथेनॉक्साइड, 1 कार्बन मिथॉक्साइड, तो सोडियम इथेनॉक्साइड है। 18 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ब्यूटेनिक एसिड है तो उसमें C डबल बॉन्ड OH2 होंगे, ठीक है, और 4 कार्बन आपको लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेनिक एसिड। अब हाइड्रोजन से ये सबकी वैलेंसी आप सेटिस्फाइड जरूर कर लेना, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, बट कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 4 कार्बन आपको दिख रहा है, ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दूसरा दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो चाहो तो। इसको हम बोलेंगे ना ब्यूटी, ब्यूटी नोइक एसिड बोल सकते हो, बोल सकते नहीं बोलोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना तो ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन और ओइक एसिड आप लगाते हो। 19 नंबर क्वेश्चन, विनेगर इज अ सॉल्यूशन। अब प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये डेटा याद होगा तो बता पाओगे, डेटा याद नहीं है तो आप नहीं बताओगे, कितना भी दिमाग आप लगा लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सोचो। सी 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, तो उसको आप विनेगर बोलोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनरल एसिड, अब अगर मैं मिनरल एसिड बोलूँ ना, इसका मतलब क्या है, मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक बोले तो वहां पे कार्बन अवशेष और कार्बन का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक, इसमें कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है ना? अब देखो मिनरल एसिड के अंदर आपका HCl आ गया, HNO3 आ गया, ठीक है, एंड H2SO4 आ गया, तो इस तरीके से, और ये सारे एसिड जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। HNO3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहूंगा कि इसका HNO3 रिएक्शन पे एक आपके सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर में, वो रिएक्शन मुझे आप बताओगे कि अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, और उस केस में HNO3 क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज बता सकते हैं आप, ठीक है। चलो, तो ये एसिड है, देखो क्या बोला है, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक, समझो मेरी बात को। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं। मैंने आपको पहले बता रही हूँ कि कार्बन के जो कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन, और कार्बन के जो कंपाउंड है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, नहीं जी। थर्ड है मिनरल एसिड्स आर पार्शियली अनआयनाइज्ड, मिनरल एसिड यानी मिनरल इनऑर्गेनिक, नहीं, ठीक है। फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली अनआयनाइज्ड, बिल्कुल। तो फोर्थ एंड ऑप्शन फिफ्थ जो है वो सही है, ठीक है। तो ये देख लेंगे किसमें है, सॉरी फिफ्थ बोल रहा हूँ, फोर्थ। तो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 इक्विवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन after the formation of 4 bonds carbon maintains the electronic configuration of subsequent bond। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन was 4 होगा, कार्बन का एटॉमिक 6 होता है। अब ये क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और ये 2 प्लस, तो ये फाइनली हो जाएगा नियॉन। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो वाटर, समझो मेरी बात। तो वाटर का यानी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 2 और 6 एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। तो इसमें जो भी आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दे देना आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है, इनके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो जरा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड कर सकता है ना, तो फाइनली आप इसको इस तरीके से रैंडमली लिख करके इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो आप, है ना, इस तरीके से। तो देख लो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 6 होने चाहिए बाहर में, ये ध्यान रखना। तो मुझे फर्स्ट ही दिख रहा है ना। ओके, तो 22 का भी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नहीं बाबू, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का नहीं दिखा है ना, तो ये जो ऑप्शन सी देंगे आप, सी। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड में ये भी काउंट कर सकते हो कि 8 है भी या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, आप पास में भी लाके इसको लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हो क्यों रहा है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले में तो 6 दिख रहा था। ठीक है, तो सो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या है, which of the following not a straight chain hydrocarbon। ठीक है, नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, आप समझ पा रहे हो, यानी चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है। जैसा कि अगर मैं बोल लूं ये आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट चेन, लेकिन अगर यहीं पे कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे तो ये साइकिल है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, या फिर मैं ऐसा बोल लूं, देखो अगर इसमें यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया तो फिर ये स्ट्रेट नहीं रह गया। ठीक है, तो अब इस चीज को समझोगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये मैंने ब्यूटेन लिखा, समझो ये मैंने ब्यूटेन लिखा, अब मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, भाई ये स्ट्रेट ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। बस मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ और कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो ये स्ट्रेट ही है, ये समझो मेरी बात को। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे लिख के देना, कहीं बीच वाले कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हो, तो फिर वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, उसमें ब्रांच है। तो देखोगे पहला जो है आपका, वो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, जब भी यहाँ पूछा है नॉट है तो नॉट वाले को चेक करना भाई। तो यहाँ पे ये भी स्ट्रेट है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट है, देख सकते हो आप। ठीक है, इस कार्बन से ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ, बीच वाले कार्बन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये समझो, ये साइड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी है। डी जो है, डी ऑप्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो चेन्स के अंदर अगर चेन निकला हो, ब्रांच निकला हो, तो फिर वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है, सी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये चीज मुझे लग रहा है ना, मैंने बहुत बता दिया, जहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। जहां पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप खुद तय करो। तो आप देख सकते हो पहला जो है वो आपका क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हो गया ना, ये आपका अनसैचुरेटेड हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ये आपका, इसमें भी देख लो आप, सिंगल बॉन्ड है। अब इसका नेमिंग आपको नहीं करना है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं। फोर्थ है, आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी आपका अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है,
अब देख लेना सेकंड और फोर्थ किस में है, ये है आपका सी में, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अब देखो सेम होमोलोगस में बोलो ना, तो अगर एल्केन का है तो वो एल्केन का ही हो, अगर एल्कीन एल्कीन सीरीज का है तो वो एल्कीन सीरीज का हो, या फिर वो अल्काइन का हो। ठीक है, इसे आप चेक जरूर कर सकते हो इन फॉर्मूले से। एल्केन है तो CnH2n+2, इस वाले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एल्कीन है तो CnH2n, और अगर अल्काइन है तो CnH2n-2। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है इसको फॉलो करते हुए, ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे, और C3 मतलब डबल से दो ज्यादा, ठीक है, तो वो एल्केन हो गया, यही है ना। एन क्या, नंबर ऑफ कार्बन, तो डबल से देखो, डबल से दो ज्यादा हो गया ना हाइड्रोजन, तो फिर वो एल्केन है। डबल हो हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के तो एल्केन है, और डबल से अगर दो कम हो गया तो फिर वो अल्काइन है। ठीक है, तो ये जो डी है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द नेम ऑफ द कंपाउंड। मुझे लग रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं। देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी हम तीनों हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो यहाँ देखो CH ऐसे लिखा हुआ है, बात को समझना। कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो भाई एक ही हाइड्रोजन इसके साथ दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लेगा। अब बचा इसकी दो वैलेंसी फ्री, तो ये दो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। सारी बात समझ में। और फाइनली ये है कौन सा, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये आपका है आपका प्रोपेनल। क्या है, प्रोपेनल। क्लियर। प्रोपेनॉन बना के दिखा दो क्या, प्रोपेनॉन ऐसे बनेगा। ठीक है, और ध्यान रखना कीटोन ग्रुप का जो मॉलिक्यूल होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल वो यही है, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मेथनॉन नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कीटोन के लिए इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। भाई अब क्या कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, फिर वो कीटोन नहीं रहेगा। इथेनॉल अल्कोहल मतलब कि सी, ये तो ये आपका इथेनॉल हो गया। ठीक है, इथेनॉल एल्डिहाइड, भाई मैंने गलत बोल दिया, प्रोपेनॉल है ना। ठीक है, अच्छा इथेनॉल, तो ये 3 कार्बन है ना, इसको आप, ये जो इथेनॉल आपको दिख रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप तो इथेनॉल एल्डिहाइड ही है, बट यहाँ पे 2 कार्बन ले लिया इसने इथेन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखो, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका ये सही है। 27, द हेटेरोएटम प्रेजेंट है, हेटेरोएटम समझ पा रहे हो, हेटेरोएटम मतलब जो अलग, तो हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा भी एटम होता है ना, तो उसको आप हेटेरोएटम बोलते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो ये दोनों के दोनों हेटेरोएटम है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28, which of the following represents सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। भाई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, आप यहाँ आगे जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है एस्टर, ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं दोबारा तो CH3COO, ठीक है, एंड C2H5। ओके, तो ये आपका एस्टर हो गया। तो एस्टर का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर होगा, ठीक है, ये आपका बेस हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आपको CH3COONA, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आपको दिख रहा है। अगर केवल H होता तो मैं इसको एसिटिक एसिड बोल देता, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, आप इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको। 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। भाई अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, और कार्बन जो हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, ये कार्बन कार्बन के बीच ही है। तो ध्यान रखना पहला जो होगा वो इथाइन ही होगा। ठीक है, अगर एल्कीन भी होता ना, अगर यहाँ पे एल्कीन दे देता तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता। ओके, और अगर एल्केन दे देता तो फिर मुझे मीथेन को हिट करना होता। ओके,